हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैट्रिक कोचिंग सेंटर। जैसे आप लोगों को पता ही है क्या इस चैनल पर पाँच लेक्चर दिया जा चुका है ज्योग्राफी का। यह हम लोग का छठा लेक्चर है जिसमें हम लोग अध्याय 2 यानी अर्थात कृषि पर बात करने वाले हैं। कृषि से संबंधित जितना भी सवाल अभी तक बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है उनसे जुड़ी हुई सवाल का हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर उसको हम लोग बता दें कि यह चैनल खास करके मैट्रिक वाले 2022 में जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए स्टार्ट किया गया है और इसमें संपूर्ण कोर्स कराई जाएगी, वह भी बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। और हमारा ज्योग्राफी का 5 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया गया है। अगर आप लोगों को मेरा नोट्स पीडीएफ के रूप में आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहाँ से आप लोगों को हमारी पीडीएफ नोट्स के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। और हमारा लेक्चर आज इकाई 2 है जिसमें हम लोग कृषि से संबंधित बात करेंगे। और कृषि में हम लोग कृषि चैप्टर से हम लोग वही सब क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमारे एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और अन्यथा अदरवाइज जो भी सवाल है हम लोग उस पर डिस्कस ना करेंगे। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो जानते ही हैं क्या हमारे बीच वही सवाल का डिस्कशन होता है। जो सवाल हम लोग पढ़ते हैं वह सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, उसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को तैयार करते हैं। और चलिए वीडियो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोगों का कृषि जो इकाई 2 संपूर्ण परिचर्चा हम लोग कृषि पर ही होगी, और हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं। तो मेरा मेन पॉइंट सब यहाँ स्टार्टिंग होता है क्या नदियों में ग्लेशियर पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है और मानसूनी वर्षा पर भूमिगत जल एवं सतही जल का पुनर्चक्रण यानी रिचार्ज करती है। और हम लोग डायरेक्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आएंगे तो यहाँ बता रहा है कि मात्र 15% क्षेत्र में ही जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ साल में 2 से अधिक फसल लगाई जाती है। इस प्रकार भारत में अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती प्रचलन है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग को पूछा जा सकता है क्या वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को कौन सा कृषि कहते हैं, तो हम लोग करेक्ट आंसर मानेंगे शुष्क कृषि को यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर को। और नीचे जो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महत्व, भारत में कृषि महत्व के कई कारण हैं। तो यह सवाल जो पूछा गया है बिहार बोर्ड में कम से कम 2 या 3 बार सवाल इसको पूछा जा चुका है कि भारत में कृषि का महत्व के क्या क्या कारण हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 1 से 8 पॉइंट 5 पॉइंट तक दिया हुआ है। तो आप लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में चाहिए आप लोग खुद से इसका नोट्स बना सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं बनाना आता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ आप लोगों को यह प्रोवाइड कराई जाएगी शॉर्ट वे में। तो एक बार इसको रीडिंग करते हैं। क्या भारत में कृषि का महत्व कौन कौन से कारण से है। क्या यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। लगभग 2/3 लोगों का जीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि जन्य में कच्चे माल उद्योग को प्राप्त होते हैं जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना चीनी उद्योग, जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का कच्चा माल देते हैं जैसे रसदार फल, जेली, जैम, सुवेज उत्पादन के लिए आधार पर प्रदान करता है। इस तरह से रेशम का कीड़ा, रेशमी वस्त्र उद्योग कच्चा माल। इसी प्रकार से यह दिया गया है कि भारत में कृषि का महत्व कई कारण से है, वह सभी कारण इसमें बताया गया है। अब हम लोगों का नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। भारत में कृषि का मुख्य योगदान है। देश में 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। और कृषि के आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार से रेल की आय और विदेशी व्यापार से तट कर की आय बढ़ती है। ऑलरेडी यह चैनल पर बताया गया है कि जो सवाल जहाँ से सिर्फ पूछा गया है सिर्फ वही सवाल पर डिस्कस किया जाएगा, अन्यथा कोई सवाल पर नहीं किया जाएगा। और हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्या कृषि योग्य भूमि में 4 तरह भूमि सम्मिलित की जाती है। यानी कृषि योग्य यानी कृषि करने के लिए योग्य भूमि जो है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला हम लोग का शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, उसके बाद है अन्य प्रति भूमि, उसके बाद कृषि योग्य भूमि। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया। तो यहाँ जो है कृषि योग्य भूमि में मुख्य तरह से 4 भूमि प्रकार दी गई है। तो वहाँ पूछा जा सकता है कि कृषि योग्य भूमि में कितने प्रकार की भूमि है, तो हम लोग का आंसर होगा कृषि योग्य भूमि में 4 प्रकार की कृषि योग्य भूमि है। तो ऐसी परिस्थिति में कृषि उत्पादन ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है।
तो दिया हुआ प्रति हेक्टेयर उपज में अगर वृद्धि करेंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि से एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन में वृद्धि तो इसे हम शस्य गहनता कहते हैं। तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्या शस्य गहनता किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसल उगाकर कुल उत्पादन वृद्धि करना, इसे हम लोग शस्य गहनता कहते हैं। शस्य गहनता के नीचे हमारा सूत्र दिया गया है। शस्य गहनता बराबर बताया है कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना 100 करके निकाला जा सकता है। उसके बाद शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक दिया है, जिसमें फर्स्ट सिंचाई है, उर्वरक है, उन्नत बीज, यंत्रीकरण, कीटनाशक और कृषि उत्पाद का उचित मूल्य है। नेक्स्ट अब हम लोगों का है शस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। तो वहाँ पूछा जाएगा क्या शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर पंजाब हो जाएगा। और शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक को पूंजी लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का निवेश और उपयोग, पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि का उपयोग। लेकिन शस्य गहनता एक वह विकल्प है जिससे भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का शुष्क भूमि कृषि की विशेषता। तो इसमें हम लोग का है वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। आवश्यकता अधिक जल का भूमिगत जल का पुनर्भरण संरक्षित रखा जाता है। शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। इन सब जो सवाल देख रहे हैं आप लोग शुष्क भूमि की विशेषता, सब इन सब सवाल से एक भी सवाल अभी तक नहीं पूछा गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे। उसके बाद कृषि के प्रकार, यहाँ से एक बार ऑब्जेक्टिव नहीं 5 नंबर दे उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था क्या कृषि के प्रकार का वर्णन करें, जिसमें कि प्रारंभिक जीविका कृषि और गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि के बारे में हम लोगों को वर्णन करना था, जो निम्न प्रकार से दिया गया है। तो इसलिए आप लॉन्ग नोट में इसे बनाएंगे। तो इस एक बार हम लोग इसे रीडिंग करते हैं। कृषि आदि काल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप है। भारत में भी पाए जाने वाले विविध भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। इस तरह कई प्रकार के कृषि की जाती है। इसका कहने का अर्थ है कृषि जो है आदि काल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप है। भारत में विविध रूपों में सांस्कृतिक परिवेश में कृषि तंत्र समय के अनुरूप प्रभावित किया है, जिसमें हम लोग 3 प्रकार की कृषि की बात करेंगे। प्रारंभिक जीविका कृषि यानी शुरू में कैसे कृषि थी, उसके बाद गहन, उसके बाद वाणिज्यिक जीविका कृषि। तो तीनों का यहाँ लॉन्ग वे में समझाया गया है। तो प्रारंभिक जीविका कृषि की बात करें तो इसमें आएगा यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि में खेती की जाती थी। यानी कहने का यह हुआ जो सबसे पहले खेती की जाती थी, जैसे लकड़ी, हल, कुदाल एवं खुरपी के तरीकों से जो खेती की जाती थी, जिसमें उपज कम होती थी और भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण फसल प्रति का उत्पादन भी कम होता था। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि का विभिन्न नामों के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम, मणिपुर में पामलू और उसके बाद तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। यहाँ आप लोग 2 ऑब्जेक्टिव उतारेंगे क्या उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मणिपुर में तो पामलू तथा छत्तीसगढ़ बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार में किसके नाम से जाना जाता है, तो दीपा के नाम से जाना जाता है। सेकंड हम लोग का आ रहा है गहन जीविका कृषि। यह कृषि अधिकांश हिस्से में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, वहां इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया है। तो आप लोग इससे लॉन्ग वे में खुद अच्छी तरीके से पढ़ के नोट्स बना लेंगे। और हम लोग अब व्यापारिक कृषि यहाँ दिया गया है। तो व्यापारिक कृषि में नाम के अनुरूप इसमें फसल व्यापार के लिए उपजाई जाती है और आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पैदावार देने वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ आएंगे। अब रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योग के भांति मद्देनजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है। मिल मालिक की तरह इसमें कृषि की भांति उपयोग किया जाता है। देखो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना आदि रोपण फसल है। तो यहाँ से कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, क्या भारत में चाय कौन सा फसल है, तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा तो रोपण फसल है। कॉफ़ी कौन सा फसल है, तो रोपण फसल है। रबर कौन सा फसल है, रोपण। गन्ना, केला आदि रोपण फसल है। चाय असम और दार्जिलिंग में, कॉफ़ी कर्नाटक में, रबर केरल मुख्यतः पाया जाता है। इसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती है। इसके लिए परिवहन, यातायात के साधन एवं संचार का विकसित होना परम आवश्यक है। उसके बाद फसल का प्रारूप दिया गया है, जिसमें वर्षा
यहाँ ऋतु संबंधित 3 प्रकार की फसल समूह को हम उपजाते हैं, जो इस प्रकार रबी, खरीफ और जायद, जो कि आप लोग अगले अध्याय में भी, अगले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग इसे नोट फॉर्म में याद कर लेंगे, जो यहाँ एक अच्छी तरीके से बताया गया है। भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें में जो बताया गया है यहाँ, जो इसी से भी याद कर लेंगे आराम से काम हो जाएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है तो गेहूँ कौन सा फसल है, रबी फसल है और चावल, यही 2 सवाल अभी तक सबसे अधिक बार पूछा गया है, गेहूं और चावल। गेहूं चावल, गेहूं हमारा रबी फसल है और चावल की बात करें तो चावल हम लोगों का खरीफ फसल। आप लोग सिर्फ यहीं से याद करेंगे और अन्यथा अदरवाइज यहाँ ज़्यादा टच नहीं करेंगे। जायद को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। जायद खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में फसल लगाई जाती है, उसे जायद गरमा फसल कहते हैं। जो गरमा हम लोग धान लगाते हैं उसी के बारे में जानकारी है। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियां की खेती की जाती है। सब्जियां में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, तरबूज इत्यादि महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुख्य फसलें दिया गया, भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें उपजाई जाती है। तो मुख्य फसलें हम लोग का धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, तिलहन, पेयजल ऐसे कि चावल। जो यहाँ से 5 नंबर आप लोगों का चावल या गेहूं या चाय, यह तीनों में से 5 नंबर पूछता है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से उतारेंगे और फूल उतारेंगे, जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक उतारेंगे। तो चावल से कई बार पूछा गया है 5 नंबर में, चावल के अनुकूल भौगोलिक दशाएँ लिखे। तो चावल के अनुकूल भौगोलिक दशा आप लोग अच्छी तरीके से उतार कर याद कर लेंगे। तो चावल के बारे में थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। हमारे यहाँ प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल कौन सा फसल है, तो खाद्यान्न फसल, जिस पर अधिकांशतः जनसंख्या निर्भर करती है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है तथा यह कुल कृषि भूमि का 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा निम्नांकित है। तापमान की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है तथा इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता है और इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री, देखिए सेल्सियस उल्सियस ज़्यादा 24-25 भी कीजिएगा तो आराम से आंसर मिल जाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से याद आना चाहिए। तो वर्षा के लिए बात करें तो 125 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी के लिए बात करें तो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। श्रम इसमें सबसे अधिक होती है। खेती, रोपनी, कटनी तक कार्य मानव के श्रम के द्वारा ही इसका खेती किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का अब आएगा, नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों ही किस्में उपजाई जाती है। उसके बाद यहाँ गेहूं पर चर्चा किया गया है। चावल के बाद गेहूं देश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल। हमारा देश विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है। कई बार पूछा गया है गेहूं उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है, जो विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है, पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो कई बार यह भी पूछा गया है कि गेहूं की आवश्यक भौगोलिक दशा को लिखिए, तो आप लोग यहाँ उतारेंगे। जाड़े ऋतु में उगाया जाता है, पकते समय से खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं किया जा सकता। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा समरेखा गेहूं एवं चावल प्रधान सिंचाई के लिए होता है। 1967 ईस्वी की बात करें जिसमें हरित क्रांति आया और इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं खेती पर पड़ा। 1970, 71, 1960 की तुलना में गेहूं की उपज लगभग दुगुनी हो गई। गेहूं का क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर उपज में 1.5 गुने की वृद्धि हुई, किंतु भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अभी भी उन्नत देशों की तुलना में बहुत कम है। तो कई बार पूछा जाता है तो हरित क्रांति का क्या तात्पर्य है, तो कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे नोट डाउन अच्छी तरीके से करेंगे। और यहाँ एक ऑब्जेक्टिव है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे गेहूं उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ भारत का लगभग 1/3 गेहूं उत्पादन करता है। तो वहाँ पूछा जाएगा क्या भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, आंसर हम लोगों का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद है मोटे अनाज। मोटे अनाज में बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी देश का प्रमुख मोटे अनाज है। उसके ज्वार में बात करें, भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। और नेक्स्ट हम लोग का बाजरा है। एक बार इसे आप लोग सिर्फ रीडिंग दे देंगे। रागी के बारे में तो थोड़ा सा आप लोग रीडिंग देंगे। और मकई, दाल के बारे में बताया गया है, तो इस सब से अभी तक तो नहीं पूछा गया है। और गन्ना के थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। गन्ना बांस की प्रजाति है जिसमें मीठा रस निकलता है, इससे गुड़ तथा चीनी प्राप्त किया। भारत के गन्ने को जन्मभूमि कहा जाता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। देखिए इसमें से अगर इस अध्याय में इसकी बात की जाए तो इतना सवाल हो जाएगा जिससे आप लोग पढ़ते पढ़ते बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हम सिर्फ खास को ही देखेंगे, खास जो हम लोग का प्रश्न बनेगा, अन्यथा अदरवाइज जो है सबको नहीं देखना है। तो तिलहन के बारे में बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है।
देश की कुल कृषिगत भूमि का 12% पर कई प्रकार की तिलहन फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी आदि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन है। और मूंगफली की बात करें तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। भारत विश्व का मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यह देश का कृषिगत भूमि 3.6 पैदा किया जाता है। और सरसों के बारे में बात की जाए तो सरसों एक यह रबी उष्णकटिबंधीय फसल है। उसके बाद अलसी, जिसको हम लोग तीसी भी कहते हैं, तो यह अन्य प्रकार का रबी या तिलहन फसल है। इसका कई औद्योगिक उपयोग है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है और दक्षिणी भारत रबी फसल है। अंडी खरीफ और रबी दोनों फसल में उगाई जाती है। देखिए, यह जो सवाल है अलसी के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ से कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। क्या कौन ऐसा फसल है जो खरीफ और रबी दोनों में उगाई जाती है। तो यहाँ आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे, अलसी और तीसी एक अन्य रबी तिलहन फसल है, ठीक है। और इसका अर्थ औद्योगिक उपयोग है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है और दक्षिणी भारत में रबी फसल है। देखिए यहाँ कितना कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है कि तिल उत्तरी भारत में हमारा खरीफ फसल है, लेकिन अगर तिल दक्षिणी भारत में बात की जाए तो तिल के परिप्रेक्ष्य में तो हमारा रबी फसल होगा। और अंडी खरीफ और रबी दोनों फसल के रूप में उगाई जाती है। नेक्स्ट हम लोगों का है चाय। जो चाय के बारे में भी कई बार इसका अनुकूल भौगोलिक दशा के बारे में पूछा गया, तो आप लोग अभी 4 से 5 जो अनुकूल भौगोलिक दशा बताएं, जैसे चावल, गेहूं, चाय, आप लोग सभी प्रकार के बनाएंगे। जब हमारा महामैराथन चलेगा ज्योग्राफी का, जब लास्ट 3 महीने में सीरीज जब निकाला जाएगा तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा क्या चाय, गेहूं और चावल में आप लोग को किसको याद करना है, किसी एक को ही याद करना है। तो अभी यह सब नहीं बताया जाएगा, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तब इस चैनल पर से आप लोगों को टेस्ट सीरीज के रूप में यहाँ से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग वहाँ से अच्छी प्रकार से भी नोट्स बनाएं, ताकि तब बताने पर आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लें। अगर चाय के बारे में बात की जाए तो चाय यह सदाबहार झाड़ी होती है। चाय क्या होती है? सदाबहार झाड़ी होती है, जिसकी पत्तियों का सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसमें थीन नामक एक पदार्थ है, जिसके कारण इसके पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। तो आप लोग सुने हैं कि क्या चाय को पीने के बाद हम लोग को नींद नहीं आती है, तो इसके पीछे यही कारण है कि चाय में थीन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। यह भारत का महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसका फसल का उत्पादन भारत विश्व में दूसरा है। यह खपत में विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत में बात करें तो भारत अगर चाय की पत्ती की उत्पादन जो करता है तो उनके उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन अगर खपत यानी कि खर्च करने में चाय की पत्ती को तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह रोपण की कृषि अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा इसकी ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में आरंभ किया गया था। यह प्रदेश आज भी देश का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसकी भौगोलिक दशा जो दिया गया है, यह चाय उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। इसमें 25 से 30 डिग्री तापमान आवश्यक होता है। 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होता है, इसलिए ढालवा जमीन भी आवश्यक है, ताकि पानी जमा और जड़ों के पास नहीं हो सके। पत्तियों निरंतर विकास की आर्द्रता, तो आप लोग इसे एक बार स्वयं पढ़ लेंगे। और हम लोग नेक्स्ट कॉफ़ी की बात करें तो क्या आप कॉफ़ी के 3 प्रमुख किस्में हैं। अरेबिका है, लिबेरिका है और रोबास्ता है। तो भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका काफ़ी उपजाई जाती है, जिसकी पूरी विश्व में मांग है। भारत में यह प्रारंभ यमन से लाया गया बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया था। तो कई बार पूछा गया है बाबा बुदन की पहाड़ी पर कौन सी फसल लगाया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है, एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में लगभग सभी कॉफ़ी दक्षिण भारत में उगाया जाता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर है। भारत में 70% कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ियों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा प्रमुख राज्य। उसके बाद बागवानी फसल में बात की जाए तो बागवानी फसल में तो विविध प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, औषधीय, सुगंधदायक मसाले आदि आएंगे, जो भारत में उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फसलों के आते हैं। आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है और अनगिनत किस्म के आमों का उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे और खाद्य फसल में रबर इसकी बागानी कृषि 1880 में ट्रांकोवल और मालवाड़ के प्रारंभ पर व्यावसायिक उत्पादन 1902 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। रबर भूमध्यरेखीय जलवायु की फसल है, इसलिए उत्पादन की अधिक आर्द्रता आवश्यकता होती है। देखिए जो सवाल पूछा गया वहाँ हम स्वयं रुक के आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। जहाँ से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है तो वहाँ हम
ऐसे एक बार पढ़ के निकल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसल हैं। इनमें से किसी एक का नाम दे देता है। और इस बार भी 2021 का जो एग्ज़ाम है उसमें भी कपास से जुड़ा सवाल पूछा गया। तो उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है, तो एक आंसर उसमें सही था, कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। तो इनमें से एक आंसर दिया था कपास। तो कपास हम लोग का सही आंसर होता था। कपास के बारे में यहाँ भी भौगोलिक दशा दिया गया है। भारत कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है और तेज चमकीली धूप कपास पौधे के बढ़ने में सहायता देता है। पकते समय शुरुआत आवश्यकता होती है। इसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीना लगता है। यह एक खरीफ फसल है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ये पाया जाता है। और जूट, कपास के बाद जूट का स्थान है। कपास के बाद जूट भारत के दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, यानी गोल्डन फाइबर। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्या इसे सुनहरा रेशा के नाम से किस फसल को जाना जाता है, तो हमारा आंसर जूट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव उतारेंगे और नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे। और प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, देखिए आप लोगों का कम टाइम में इसमें से वही सवाल पर हम डिस्कस कर देते हैं जो सवाल पूछने के आने वाले 2022 में जब लोगों मैट्रिक एग्जाम होगा उसमें से आएंगे। अन्यथा वह सभी सवाल को नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं हम, जो कि आप लोग एग्ज़ाम में आने की संभावना कम है। तो यहाँ श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड में लाई गई, जिसके अंदर दुग्ध उत्पादन और प्रत्याशित वृद्धि हुई। इस क्रांति आगे बढ़ाने सहकारिता विभाग पर भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया गया। श्वेत क्रांति जो लाया गया था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता, इसमें भारत को दुग्ध उत्पादन में विश्व में सबसे आगे लाने की बात की गई थी। इसमें सहकारिता विभाग पर भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया था। उसके बाद नेक्स्ट, इधर से कुछ नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया, इसलिए यहाँ इधर नहीं देखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे निम्न उत्पादकता के कारण। कृषि में जो हमारा निम्न उत्पादकता का मुख्य कारक है उनके बारे में तो आप लोग कम से कम इसमें से 13 पॉइंट दिए गए हैं, तो कम से कम 8 पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से इसमें याद कर लेंगे। तो सबसे पहला जो है कि जनसंख्या पर कृषि भूमि निरंतर बढ़ता दबाव। दूसरा है घटता कृषि भूमि क्षेत्र, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो कृषि भूमि क्षेत्र घटेगा। उसके बाद खेतों का छोटा आकार भी होगा। भू स्वामित्व प्रणाली, यानी कि व्यक्तिगत मालिक इसमें अपनाएगा। सिंचाई कम और सुनिश्चित सुविधाएं हैं। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण होगा। कम पूंजी निवेश होगा। आधुनिक कृषि तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक तंत्र का सीमित उपयोग, कृषि शोध एवं, इसमें से आप लोग 5 तो उतार के याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ बताया खाद्य सुरक्षा में दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में इसके प्रमुखतः 2 अंग है, बफर स्टॉक और जन वितरण प्रणाली, जो पीडीएस, जिसे आप लोग गाँव देहात में कोटा के नाम से जानते हैं, जिसमें कि एपीएल और बीपीएल के बारे में सिंपल सी है। और गरीबी रेखा से नीचे जो होता है हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल कहते हैं। गरीबी रेखा थोड़ा सा ऊपर जो होता है जिसे आईपीएल एपीएल कहते हैं, जो एवो पॉवर्टी लाइन। तो आप लोग इसे सिंपल सा अर्थ में दिया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का पारिभाषिक शब्द अब बात करेंगे। हम लोग पारिभाषिक शब्द में बात करेंगे वर्धन काल किसे कहेंगे। वर्धन काल फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय है। वर्धन काल कौन सा है, तो फसल के बोने और बढ़ने पकने के वाले समय को वर्धन काल कहा जाता है। इसके बाद हरित क्रांति, हमारे देश में कृषि में क्रांतिकारी विकास। इसमें मुख्यतः नए बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जल आपूर्ति के व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों के उपज में अधिक वृद्धि हुई। रोपण कृषि की बात करें तो बड़ी बड़ी आर्थिक या व्यापारिक उत्पादन के लिए या एक से अधिक किस्म की पौधे की रोपण पद्धति कहते हैं। देखिए तीनों जो दिया गया है, तीनों से पूछने अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले दिनों पूछने का चांस है, तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लेंगे। भारत विश्व का सबसे अधिक पशुधन है। भारत में बात की जाए तो विश्व का सबसे अधिक पशुधन है। यहाँ विश्व का 97% भैंस तथा विश्व का 14% गाय जनसंख्या रहती है। ऑपरेशन फ्लड द्वारा देश में दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि लाई गई है। अब हम लोग इसका 2 नंबरिया प्रश्न जो यहाँ दिया गया है उन पर चर्चा करते हैं। और अभी पीडीएफ के रूप में हम लोग कुछ इसका ऑब्जेक्टिव भी है जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, तो इनमें से आप लोग को 2 या 3 सवाल, इसमें से ये चारों सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें 4 में से 1 सवाल जरूर ही आ जाता है। भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज के नाम लिखें। भारत में कौन कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। भारत की 3 नगदी फसल बात करें। हमारे देश की प्रमुख रोपण फसल कौन कौन सी है। तो आप लोग इसे 1 लाइन का
सवाल है तो आप लोग बुक से इसे बना लेंगे। नकदी और रोपण फसल में अंतर, व्यापारिक कृषि और निवाहक कृषि। अगर आप लोग का नोट्स नहीं बन पाता है, अगर आप लोग ज़्यादा ढूंढने में समर्थ नहीं है, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ यह सारी क्वेश्चन आंसर हैंडराइटिंग नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक एक शब्द में लिखो, तो आप लोग इसे पढ़ के बना लेंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो इसमें दिया गया है 8 में से आप लोग को ज़्यादा नहीं करना है, इसमें से 2 या 4 करना है। तो अभी हम बता देते हैं आपको कौन कौन से इसमें करना है। तो इसमें पहला करना है, भारत में उपजाने वाली 2 खाद्य एवं नकदी फसल एवं रेशे फसल का नाम लिखना है। और उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्य का नाम लिखना है। बस इसमें यहाँ 2 बनाना है। और नीचे की तरफ आ जाना है इसमें, और 6 नंबर बनाना है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। और भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता को लिखिए। और भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसल को, इससे भी आप 8 नंबर छोड़ दीजिएगा, 5 बना लीजिएगा। भारत कृषि के निम्न उत्पादकता का संक्षेप में लिखिए। यानी कि आप लोगों को इसमें लघु उत्तरीय बनाना है तो 1 बनाना है, पहला नंबर बनाना है, 1 नंबर बनाना है, उसके बाद 2 बनाना है, 5, उसके बाद 6 बनाना है बस, और 7। 8 में से आप लोगों को 5 सवाल मात्र बनाना है। और दीर्घ में 4 दिया हुआ है, तो 4 में से आप लोगों को इसमें बनाना है, इसमें से एक भी सवाल नहीं पर कपास के दक्कन पर काली अधिकांश मिट्टी क्या, इसमें से आप लोग को एक भी सवाल नहीं बनाना है। और इसका जो सवाल होगा हम आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, तो आप लोग वहीं से उतार कर बना लीजिएगा। मानचित्र कार्य को तो बनाना ही नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है और 1 नंबर वाले भी प्रश्न है और 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न है। तो 1 नंबर सवाल जो है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख लेंगे, जो कि हम लोग का वन लाइनर में लिखा हुआ है। तो पहला इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल है, कौन सी एक रबी फसल है, जो आप लोग अभी तुरंत ही बताएं। तो इसका आंसर 3 नंबर यानी कि गेहूँ हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो आंसर सिंपल सा हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर यानी कि जूट। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस पेय फसल को भारत विश्व का सबसे अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो अभी तुरंत देखें हम लोग जस्ट 2 मिनट पहले, तो चाय। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका आंसर हम लोगों का भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है, तो इसका आंसर चाय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है, तो रबर। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी बच्चे को इस मुफ्त की क्लास जो मैट्रिक कोचिंग सेंटर पर चलाया जा रहा है, तो सभी को इसका फ़ायदा मिले। निम्नलिखित में से